Hi everyone, I hope all of you are doing well. As all of you know, we are doing the lecture series of reaction mechanism. In previous lecture, we have studied about SN1 and SN2 mechanism in detail. Today we will continue this lecture first with the मेजर डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म, या फिर आप कह सकते हो कि आपका एक क्विक रिवीजन सबसे पहले यहाँ पे कराया जाएगा कि SN1 और SN2 में क्या हमारे पास डिफरेंसेस रहते हैं, एंड आफ्टर दैट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब हमें SN1 रिएक्शन करवानी चाहिए और कब हमें SN2 रिएक्शन करानी चाहिए। तो उन फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो SN1 को ज़्यादा असिस्ट करते हैं, उसकी असिस्टेंस में वो फैक्टर्स बढ़िया रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स आज हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किसके साथ कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं हम SN1 वर्सेस SN2 के साथ, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि SN1 में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ स्टेप्स। जो रिएक्शन है SN1 मैकेनिज़्म है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? तो हमने पढ़ा था 2 स्टेप में। पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफाइल की उसके साथ इंटरेक्शन। जबकि SN1 हमारे पास कैसी थी? सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ दैट इज़ रिएक्शन ऑर्डर, तो SN1 हमारे पास कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो हमारे पास SN2 है ये किस टाइप का है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन रेट की, तो वो हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है जस्ट ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट यहाँ पे जो हमारे पास रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यही पढ़ा था हमने। आफ्टर दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो SN1 में हमारे पास रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट अगर हम मेजर बेसिस पे देखें तो इन्वर्जन वाला थोड़ा ज़्यादा रहता था हमारे पास, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SN2 में सिर्फ और सिर्फ हमें इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन वाला ही प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की, तो क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो इस रिएक्शन के लिए जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर उस तरीके का सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन बहुत बढ़िया हो सकती है। इट मीन्स टर्शरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है और एक सिंपल मिथाइल है, तो सबसे फास्ट रेट किस में होगा? टर्शरी वाले में, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की बात यहाँ करूँ, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा फैक्टर रहता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का। और स्टेरिक हिंड्रेंस मिथाइल में कम होगी सबसे, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी। इट मीन टर्शरी टाइप का अगर सबस्ट्रेट है तो उसमें SN2 रिएक्शन के चांसेस सबसे कम। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर होगा सबस्ट्रेट की प्रेफरेंस में, तो मिथाइल पे सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी पे, फिर सेकेंडरी पे और टर्शरी पे तो सबसे लीस्ट, क्योंकि जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा उतना SN2 के होने के चांसेस कम। सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करूं तो ये भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास इसमें ज़्यादातर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है उसकी सॉल्वेशन वाला स्टेप भी इम्पॉर्टेंट होता है। पहली बात ये, और दूसरी बात हमारे पास ये कि जब स्टार्टिंग में हमने सबस्ट्रेट लिया होता है उसकी आयनाइजेशन करवाते हैं, तो वो आयनाइजेशन सॉल्वेंट की हेल्प से ही होती है। तो सॉल्वेंट अगर खुद पोलर टाइप का है, पोलर प्रोटिक टाइप का है, तो वो आयनाइजेशन बहुत अच्छे से करवा सकता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके चारों तरफ सॉल्वेंट के आयंस उसे बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर देते हैं, सोल्वेशन प्रोसेस उसे कहते हैं। तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ देखा गया कि बहुत अच्छे से होती है। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ ऐसा कुछ भी कार्बोकेटाइन वगैरह स्टेबल नहीं करना है। तो ये रिएक्शंस सबसे ज़्यादा बढ़िया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखी गई है। बाकी इन फैक्टर्स को मैं 1 बाय 1 फिर से कंप्लीट बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। अभी हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू देख रहे हैं दैट SN1 वर्सेस SN2 कैसा नज़र आता है। तो आपके पास SN2 में सॉल्वेंट का क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एंड द लास्ट फैक्टर इज डिटरमाइनिंग फैक्टर, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि SN1 रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और अगर SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस करना है, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है हमें कि कितना बढ़िया हो सकता है, तो उसके लिए हमें जो फैक्टर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडेडनेस। सो ये कुछ हमारे पास मेजर पॉइंट्स थे SN1 वर्सेस SN2 में, जो आप ओवरऑल ध्यान में रख सकते हो कि क्या मेजर डिफरेंस रहता है SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म में। अब आएंगे हम इन्हीं कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि सबस्ट्रेट हमारे पास अलग अलग तरह का है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अब SN1 की प्रेफरेंस ज़्यादा है SN2 की। जैसे कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए, कुछ और फैक्टर्स सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट या लीविंग ग्रुप, इन सब से रिलेटेड हम अभी फर्दर करेंगे। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास कि SN1 वर्सेस SN2 कि कब हम SN1 करवाएंगे, कब SN2 कराएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, और इसमें सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर रहता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर आपके पास रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इन सारे फैक्टर्स को मिला के ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि SN1 करवाना ज़्यादा प्रेफरेबल है या SN2। देन आपके पास है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड एक और फैक्टर हमारे पास आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। और इन्हीं को डिसाइड करते हुए हम बता सकते हैं कि कब हमने SN1 करवानी है, कब हमने SN2 करवानी है। ठीक है, तो देखो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। जैसे बात हुई हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की, तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में आपके पास अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो आप प्रेफर करोगे SN1 रिएक्शन, बट अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है सिस्टम में तो आप प्रेफर करोगे SN2। और ये बात मैंने अभी आपसे डिस्कस भी करी कि अगर हम प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड 0 डिग्री इस तरीके के सिस्टम को लेते हैं तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो टर्शरी में ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड फिर 0 डिग्री, है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस में बिल्कुल अपोजिट होता है कि 0 डिग्री, देन 1, देन 2 एंड देन 3। तो क्लियरली हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास सबस्ट्रेट है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड 0 डिग्री, तो जो आपके पास टर्शरी है इस टाइप के सबस्ट्रेट में, इस टाइप के सबस्ट्रेट में SN1 के सबसे ज़्यादा चांसेस है, SN1 के सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगर मैं बात करूँ आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी भी हमारे पास SN1 दे सकता है, बट SN2 देने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी भी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास नहीं है कि वो SN2 के लिए मना कर दे। सो सेकेंडरी सबस्ट्रेट हमारे पास ऐसा है जिसमें SN1 के भी बढ़िया चांसेस है, SN2 के भी चांसेस हैं, बट टर्शरी में ऐसा है कि SN1 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और SN2 के कम हैं। एग्जैक्टली प्राइमरी और 0 डिग्री की बात करूँ तो इसमें SN2 बहुत बेटर फ्लरिश कर सकती है रेदर देन SN1, बट ये सिर्फ अभी एक एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसके बेसिस पे कह देंगे कि हाँ जी हमारे पास ऐसा ही होगा हमेशा, क्योंकि अभी और भी फैक्टर्स हैं उनको भी कंबाइन करना है। बट अगर सिर्फ इसी फैक्टर की बात करें तो ऑन अ कंक्लूजन बेसिस हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी में SN1 बढ़िया होती है क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल, सेकेंडरी में SN1 SN2 दोनों के चांसेस हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतनी हाई नहीं है, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है। प्राइमरी और 0 डिग्री में हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है बट हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दैट्स वाई SN2 के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, उससे हम कंक्लूजन बेसिस पे ये बात निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसके बाद बात करूँ आपके पास इस टाइप के सिस्टम्स की, जैसे इनको हम अभी डिस्कस करते हैं दोबारा। जैसे आपके पास सपोज ऐसा कोई सिस्टम है एलाइलिक, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन कराना है, या
बेंजाइलिक, है ना, ये बेंजाइलिक पोजीशन है जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, या आपके पास है इसी के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे, विनाइलिक, या आपके पास फिनाइलिक यानी एरोमेटिक रिंग के ऊपर ही है ना, फिनाइलिक। तो इन चारों में अगर मैं डिस्कस करूं आपके पास कि SN1 या SN2 कहाँ बेटर हो सकती है, तो जो ये आपके पास फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है एलाइलिक और बेंजाइलिक की, अगर ये जाता है और यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है तो वो भी हमारे पास स्टेबल है। एज वेल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच की, तो वो भी आसानी से हो सकती है। इट मीन्स एलाइलिक और बेंजाइलिक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसमें SN1 और SN2 दोनों ही बढ़िया तरीके से हो सकते हैं, बट विनाइलिक और फिनाइलिक ऐसे सबस्ट्रेट है ना तो यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होता है, और दूसरी बात अगर इस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अप्रोच करना चाहता है तो इस कार्बन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल पाई बॉन्ड पे है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है पूरा, है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सब जगह फैली हुई है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा, नहीं। दैट्स वाई कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनता ही नहीं है, बट न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा। किस टाइप के सबस्ट्रेट में, विनाइलिक और फिनाइलिक टाइप के सबस्ट्रेट में। दैट्स वाई इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखो कि SN1 रिएक्शन करवा रहे हो तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए, SN2 करा रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाए, ठीक है। तो इन दोनों हमारे पास केसेस में मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि एलाइलिक और अगर बेंजाइलिक है तो वहाँ SN1 भी प्रेफरेबल है, SN2 भी प्रेफरेबल है, दोनों आसानी से हो जाती हैं। बट अगर विनाइलिक और फिनाइलिक है तो ना वहाँ SN1 प्रेफरेबल होती है ना ही SN2, क्योंकि ना तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है ना ही न्यूक्लियोफाइल इन पोजीशंस पे जहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, वहाँ पे अप्रोच कर पाता है। सो ये था आपके पास फर्स्ट फैक्टर विच इज़ अबाउट सबस्ट्रेट ऑफ विच इज़ अबाउट इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं हमारे पास उनको हम यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब जो स्टेरिक इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो हमारे लिए मैटर करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर्स इन SN2 में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो सबस्ट्रेट की बात कर लो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल की बात कर लो। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच कर सकता है और रिएक्शन बहुत आसानी से फर्दर प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट की बात तो हमारे सबस्ट्रेट के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, इसका डिस्कशन हमने कर लिया कि SN1 में इतनी ज़्यादा इस चीज़ की डोमिनेंस नहीं रहती है जितनी SN2 में रहती है। हो गई थी बात। आफ्टर दैट अगर मैं सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करूं तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर SN1 रिएक्शन है तो हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या है आपके पास, जैसे है H2O या फिर कोई है अल्कोहल या फिर है आपके पास अमोनिया। ये कुछ इस टाइप के सॉल्वेंट है जिनमें पोलैरिटी तो है, एज वेल जो प्रोटोन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम किन्हें बोलते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होता है, पोलैरिटी तो होती है, बट साथ में प्रोटिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो प्रोटोन होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। बट जब हम टर्म यूज़ करते हैं पोलर ए प्रोटिक, तो पोलर ए प्रोटिक का मतलब ये होता है कि पोलैरिटी है बट ए प्रोटिक का मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटोन है ही नहीं। उस मॉलिक्यूल में प्रोटोन होता है या उस कंपाउंड में या उस सॉल्वेंट में प्रोटोन होता है, बट वो प्रोटोन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं होता है, यानी वो H+ डोनेट नहीं कर पाता है। जो इजीली H+ डोनेट कर देते हैं वो पोलर प्रोटिक हैं, और वो क्यों डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। बट जो आपके पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास DMF हो गया या आपके पास DMSO हो गया, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO आपके पास डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो अब आप ये थोड़ी कहोगे कि इस सॉल्वेंट में प्रोटोन है ही नहीं, प्रोटोन तो है बट किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ, एंड कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स वाई
इसे पोलर प्रोटिक कहा क्योंकि इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। इसे पोलर एप्रोटिक कहा क्योंकि इसके प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है, ठीक है, बट पोलैरिटी दोनों में है। सो क्या देखने को मिलता है कि जब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहता है तो उसमें आयनाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, पोलैरिटी होती है, खुद भी H+OH नेगेटिव ऐसे वाटर की बात करें तो आयंस बना सकता है, तो जो सबस्ट्रेट होता है उसकी भी आयनाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और अगर ये आयनाइजेशन करवा पा रहा है यानी फर्स्ट स्टेप ईजी हो रहा है, एज वेल जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उस कार्बोकेटाइन की भी सॉल्वेशन में हेल्प कर रहा है। यानी जब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा उस कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन करने, तब तक उस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे कौन स्टेबलाइज कर रहा है, यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ये उसके चारों तरफ इर्द गिर्द एक सॉल्वेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं जिससे वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। तो इस टाइप की इंटरेक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। दैट्स वाई दोनों फैक्टर से आयनाइजेशन भी अच्छी करवा पाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एज वेल कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज कर पाते हैं थ्रू देयर सॉल्वेशन इफेक्ट। दैट्स वाई SN1 रिएक्शन को अगर प्रमोट करना है, असिस्ट करना है, तो सॉल्वेंट कैसा बढ़िया रहता है, पोलर प्रोटिक। बट SN2 में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पहले ही स्टेप में, पहला क्या एक ही स्टेप है, तो उसी मेजर स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल आपके पास एक ऐसी स्पीशीज़ है जिस पे चार्ज है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहता तो वो उस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकता था ना, क्योंकि इस सॉल्वेंट के पास तो अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव भी है। और अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने जब तक अटैक नहीं किया रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और आप यूज़ कर लेते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल को इंटरेक्शन करने के लिए एक और चीज़ मिल जाएगी, क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ रुक गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ना, तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। दैट्स वाई हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला है उसको रोकने के लिए कोई भी हमारे पास इंटरेक्शन हो। दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें उतनी हायर पोलैरिटी नहीं होती है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को नहीं रोकते, न्यूक्लियोफाइल फटाफट सबस्ट्रेट के साथ जाके इंटरेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन प्रमोट होती है। यानी सिंपल सा रीज़न आपके पास क्या है कि SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और आयनाइजेशन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छे हैं, जबकि SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को रोकते नहीं है किसी एक्स्ट्रा इंटरेक्शन के साथ, न्यूक्लियोफाइल को फ्री रहने देते हैं, जिससे वो ईजिली अटैक कर लेता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी हमारे लिए मैटर करेगी ना SN2 में, SN1 में नहीं करेगी। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट SN2 में फ़र्क पड़ता है। दैट्स वाई क्या कंक्लूजन निकला है कि अगर एरो के ऊपर कहीं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि SN1 यहाँ होने वाली है, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो हम ये वहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, SN2, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट से अलग अलग रिएक्शन या उसका मैकेनिज्म प्रमोट करता है, और रीज़न मैंने यहाँ पे क्लियरली डिस्कस कर दी है। ठीक है, मतलब आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें, ताकि अगर आपके कहीं भी रिएक्शन में कुछ कंसेप्ट ऐसा आए तो आप एकदम से पहचान जाओ कि SN1 क्यों हुई या SN2 क्यों हुई। बाकी उसके पीछे का नॉलेज क्या है, क्या वजह है, ये चीज़ें तो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में तो आपको यही पहचानना है कि ये सॉल्वेंट है तो SN1, ये सॉल्वेंट है तो SN2। ओके, देन हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट। तो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट अगेन कौन सी रिएक्शन में मैटर करेगा, हमारे पास SN2 में। जो SN1 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है रेट के लिए, बट SN2 रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक SN2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, बेटर डोनर नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट भी पड़ता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वो रेट को ईजिली प्रमोट करेगा, रिएक्शन को इजीली करवा देगा, सक्सीड। बट जो ज़्यादा बल्कि होगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसमें, तो वो इजीली डोनेट नहीं करेगा, SN2 का रेट स्लो डाउन हो जाएगा।
वही बात आप SN1 के लिए भी ले सकते हो। बेशक न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए मैटर नहीं कर रही, बट हाँ ये फैक्टर उसके लिए भी बढ़िया जा सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो अच्छी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो न्यूक्लियोफाइल की इम्पॉर्टेंस है, उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस, उसकी सबस्ट्रेट या उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कौन सी रिएक्शन के लिए? SN2 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट फैक्टर इज लीविंग ग्रुप इफेक्ट। तो लीविंग ग्रुप इफेक्ट आपके पास ऐसे है, जैसे हैलोजन है, ठीक है। तो इनमें क्या देखा जाता है कि जो आपके पास लार्ज साइज वाला न्यूक्लियोफाइल है, जिसे हम लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, तो वो बेटर माना जाता है क्योंकि वो उस नेगेटिव चार्ज को बहुत सारे एरिया में डिस्पर्स कर सकता है। बहुत सारा एरिया है उसके पास इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। तो उस हिसाब से I नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव, Br नेगेटिव इज बेटर देन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज बेटर देन F नेगेटिव, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक कंक्लूजन वाला पार्ट कि सब्स्टिट्यूएंट which can stabilize negative charge better are good living groups। गुड लिविंग ग्रुप्स कौन होते हैं? जो नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। F नेगेटिव क्यों गुड लिविंग ग्रुप नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के बाद अगर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उस छोटे से एरिया में इतनी सारी नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा एरिया है तब तो क्या करेगा, वो डिस्पर्स कर देगा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई F नेगेटिव को एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है। जैसे हम OH नेगेटिव की बात करते हैं तो OH नेगेटिव भी बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो उस नेगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पाता है, इसलिए बैड लिविंग ग्रुप होता है। तभी तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेप्स में इसकी प्रोटोनेशन करवाते हैं। प्रोटोनेशन से इसे एक प्रोटोन मिल जाता है, OH2 बन जाता है। OH2 इज एक्चुअली H2O यानी वाटर, और वाटर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फिर वो गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो पहली बात तो ये है कि कौन गुड लिविंग ग्रुप है, जो लीव करने के बाद जो उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको किसी भी तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड गैशियस मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड गैशियस मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल, कहीं पे आपके पास नाइट्रोजन बन रही है, कहीं पे आपके पास CO2 बन रही है, कहीं पे SO2 बन रही है। जितनी भी गैसेस आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में जा रही हैं, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होती है, तो ये आसानी से लीव कर सकती हैं अगर कहीं भी बन रही हैं। जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आपके पास वाटर सपोज कहीं बना प्रोटोनेट करके, गुड लिविंग ग्रुप है। अल्कोहल कहीं बना, गुड लिविंग ग्रुप है। तो अगर ऐसे कोई भी न्यूट्रल और गैशियस मॉलिक्यूल अगर बन रहे हैं तो वो बहुत ईजिली लीव कर सकते हैं, क्योंकि लीव करने के बाद वो स्टेबल है। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट यही आता है कि लीव करने के बाद जो ग्रुप स्टेबल है, चाहे वो उस नेगेटिव चार्ज को खुद पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, या लार्ज साइज होने की वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया में स्टेबल कर रहा है, या गैशियस फॉर्म है इसलिए, या खुद न्यूट्रल है तो इसलिए स्टेबल कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर स्टेबल कर सकता है तो उन ग्रुप्स को हम कहते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप का जो हमारे पास इफेक्ट है, जितना SN1 के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही SN2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिए ही जितना बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप रहेगा, रिएक्शन का रेट उतना अच्छा होता है। क्यों? SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप जाएगा तभी कार्बोकेटाइन बनेगा, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, उसके आयनाइजेशन होगी, फटाफट रिमूव हो जाएगा, वो फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन उतनी फास्ट होगी। इट मीन्स गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास SN1 के रेट के लिए या SN1 रिएक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, ठीक है, तब लिविंग ग्रुप जाता है, और अगर लिविंग ग्रुप बेटर हुआ तो मीन्स न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करते ही फटाफट बॉन्ड टूटेगा और वो रिमूव हो जाएगा। जितनी जल्दी रिमूव होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। इट मीन्स गुड लिविंग ग्रुप का होना SN1 के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, SN2 के लिए भी फ़ायदेमंद होता है।
So these are some important factors which affect SN1 and SN2 mechanism, और इन सारे फैक्टर्स को कंबाइंड करके आप ये बता सकते हो कि कब SN1 करवानी चाहिए, कब SN2 करानी चाहिए। तो अगर सपोज आपके पास सबस्ट्रेट ऐसा है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एरो के ऊपर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, साथ में लीव करने वाला गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो SN2 मैकेनिज्म के चांसेस ज़्यादा है। बट इन केस सबस्ट्रेट ऐसा है कि लिविंग ग्रुप के लीव करने पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, इस टाइप के कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो अगर ऐसे कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो वहाँ पे एरो पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, तो चांसेस है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, SN1। तो ये कुछ हमारे पास जनरल कंक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रिएक्शन में SN1 की प्रेफरेंस ज़्यादा है, किस रिएक्शन में SN2 के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ सबस्ट्रेट ऐसे भी मिलेंगे जहाँ SN1 भी लग रहा होगा, SN2 भी लग रहा होगा, बट जिससे प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा या उसके बाकी फैक्टर्स को जिस चीज़ से ज़्यादा जस्टिफिकेशन मिलेगी, सपोज कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा हो रहा था रैदर देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो उस टाइप के सबस्ट्रेट में फिर हम SN1 करा देंगे। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ईजी है रैदर देन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, तो हम SN2 करा देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फैक्टर्स SN1 वर्सेस SN2 के लिए। देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपको SN1 और SN2 का डिफरेंस और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एक तो ये CX बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड पे CI है ना। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई कि डबल बॉन्ड के ऊपर होगा यानी विनाइलिक या फिनाइलिक टाइप का होगा, तो वो तो ना SN1 को प्रेफरेंस देता है ना SN2 को। तो इट मीन्स ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहीं पे अटैक होगा। बट न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, देखो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, सल्फर। सल्फर के पास एक हाइड्रोजन है और एक फिनाइल रिंग है, तो क्या होगा, बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन। तो ये बेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक हेट्रो एटम के साथ प्रेजेंट है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरीके के हेट्रो एटम के साथ प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक है। तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, सल्फर के ऊपर, और ये बन जाएगा S नेगेटिव। तो इस बेस की हेल्प से ये बनेगा S नेगेटिव pH, यानी एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये आयोडीन यहाँ से बाहर। किस टाइप का सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये यहाँ पे जो CX है ये किस टाइप का है, प्राइमरी ना। तो प्राइमरी में आपको बताया था कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता नहीं है, इट मीन्स कौन सी रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, SN2। तो आपके पास यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और इस पे आ जाएगा यहाँ पे आयोडीन की जगह SPH। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये आपके पास कौन से मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है, यहाँ पे SN2। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल की, पहले मैं फोर्थ पे आती हूँ। तो फोर्थ आपके पास देखो ये जो CX बॉन्ड है ये बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है दोनों, बट इसमें क्या है कि रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप है, मीन्स इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू रिंग थ्रू +R इफेक्ट, जबकि NO2 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये हमारे पास शो करेगा -R इफेक्ट, यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो ऐसा इफेक्ट हमें क्या बता रहा है, ऐसा इफेक्ट हमें ये बता रहा है कि ये जो आपके पास फोर्थ कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और ये CX बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, ये कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन सकता है। रीज़न क्या है कि ये स्पीशीज़ भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो कार्बोकेटाइन को तो यही चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ मिले। दैट्स वाई अगर यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है तो इस सबस्ट्रेट में, इस बेंजाइलिक सबस्ट्रेट में कौन सी रिएक्शन प्रेफरेबल होगी, SN1। बट अगर सेम ऐसे ही सबस्ट्रेट में मैं SN1 कह देती तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा उसे स्टेबलाइज नहीं करेगा, उसे डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो कार्बोकेटाइन के पास तो और डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई
हमारे पास अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे ही CX बॉन्ड है बट यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उससे कौन सी रिएक्शन के प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है? SN2 की। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, रिंग को डेफिशिएंट बना रहा है। रिंग इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रही है तो कार्बन और ज़्यादा डेफिशिएंट हो रहा है, और कार्बन जितना ज़्यादा डेफिशिएंट होगा बाहर से न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास जितनी डेफिशिएंसी रहेगी बाहर से उतनी आसानी से, और न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ये रिएक्शन उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? SN2 में होती है ना, जहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। दैट्स वाई ये डिफरेंस समझो कि दोनों एक ही टाइप के सबस्ट्रेट है, सिर्फ ग्रुप से डिफरेंस पड़ रहा है। यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेंगे वहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, दैट्स वाई वहाँ SN1 को प्रेफरेंस देते हैं। जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाता है, दैट्स वाई उन केसेस में SN2 रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही होगी कि कब SN1 और कब SN2। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हो तो डिफरेंस जो है वो हमारे पास है सॉल्वेंट का। यहाँ पे भी सोडियम एजाइड दिया है NaN3, जिसमें से आपको Na पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव इस तरीके से आयंस मिलेंगे। जो N3 नेगेटिव है वो फिर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास ऐसे आयंस मिलेंगे। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ दिया है मिथेनॉल यानी अल्कोहल विच इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे दिया है DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विच इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों में न्यूक्लियोफाइल सेम है, और ये आपके पास किस टाइप का सबस्ट्रेट है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री के लिए हमने पढ़ा था कि SN2 टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि SN1 के लिए कार्बोकेटाइन 0 डिग्री का तो स्टेबल बहुत ही कम होगा, नहीं होगा ना स्टेबल, तो SN2 की प्रेफरेंस अच्छी रहती है। बट अगर मैं बात करूं कि इस सेकेंड कंपाउंड में ये है आपके पास P रिएक्शन और ये है आपके पास Q रिएक्शन, तो SN2 किस में फास्ट होगी? हमें पता है दोनों में हमने SN2 ही करानी है, चाहे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिए तब भी SN2 अच्छे से हो पाएगी, SN1 के चांसेस बहुत कम है। तो हमारे पास अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो SN2 रिएक्शन सबसे बेस्ट कहाँ होगी? Q में। सबसे फास्ट कहाँ होगी? Q में। और इसके पीछे रीज़न क्या है? ये सॉल्वेंट। जहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल फ्री रहेगा, फटाफट अटैक करेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बट जहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रोक के रख लेगा, और न्यूक्लियोफाइल खुद अपने पास अगर इंटरेक्शन के थ्रू रोक के रख लेगा सबस्ट्रेट तक पहुँचेगा नहीं, और जब तक सबस्ट्रेट तक नहीं पहुँचा फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। यानी सिंपल वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 स्लो डाउन हो जाती है, बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई यहाँ पे कि सॉल्वेंट की हेल्प से हमने कैसे देखना है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल आपके पास सिंपल SN2 का है। देखो ये OTS दिया है, अभी बताया था टोसाइल ग्रुप किस तरीके का कार्बन है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पे आपके पास हमने कहा था कि SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, बट एज सच कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हमारे पास कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली यहाँ पे कौन सी रिएक्शन मान के चलते हैं? SN2। तो SN2 के लिए क्या होगा कि अगर ये OTS ग्रुप अबव द प्लेन दिया है तो ये जो हमारे पास O नेगेटिव है ना, सोडियम सॉल्ट फॉर्म में दिया है हमारे पास, ये कहाँ से अटैक करेगा? SN2 के लिए बिल्कुल 180 डिग्री उसके अपोजिट, ताकि ये OTS बाहर चला जाए। और अबव द प्लेन के बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट क्या होता है? बिलो द प्लेन। तो ये O जुड़ेगा, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3, इसे शॉर्ट में हम OAC भी लिखते हैं, एसिटाइल पार्ट है ये OAC। ठीक है, तो ये सिंपल SN2 रिएक्शन है जिसमें अभी सॉल्वेंट की बात नहीं की थी। सेकेंडरी टाइप का सबस्ट्रेट था, SN1 SN2 दोनों हो सकते थे, बट ये सिंपल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का, तो ये टाइप की रिएक्शंस हम SN2 में देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सिंपल SN2 अटैक करवाया और स्टीरियो की भी बात कर ली कि अगर लीविंग ग्रुप अबव द प्लेन है तो आने वाला ग्रुप SN2 में कहाँ से आएगा? बिलो द प्लेन।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने क्यों डिस्कस किए, ताकि जो फैक्टर्स आपने पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए SN1 और SN2 के, उनको आप बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाओ कि कब SN1 की प्रेफरेंस और कब SN2 की। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, हम 3 टाइप की बात करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट था, वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में भी। एटलीस्ट हमें आइडिया तो रहेगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस टाइप की होती है, किन किन रिएक्शंस में फिर हम अगर कहीं पे देखने को मिलती है तो हम उसका मैकेनिज्म को पहचान सकें। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो एरोमेटिक सिस्टम के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो करती है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एरोमेटिक सिस्टम के पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अप्रोच करने में ज़्यादा अच्छा फील करती है रेदर देन न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम्स में होती है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक वाली ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। आज जो अब हम करने वाले हैं वो सेकेंड टाइप है, दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से क्लियरली पता चल रहा है कि होमोलिटिक क्लीवेज हो रही होगी, जिससे हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, और फ्री रेडिकल से फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ पे सारी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अगेन वही है कि एक फ्री रेडिकल को हटा के रिप्लेस करके दूसरा फ्री रेडिकल उसकी जगह पे आएगा, दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम अगर बात करें एक बेसिक एग्जांपल की, तो हेलोजिनेशन इन एल्केन्स, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करती है। किस तरीके से, देखो जैसे आपके पास है ये CH4, तो इस CH4 में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन उसकी जगह आया है। तो वही बात है, H रेडिकल की जगह Cl रेडिकल हमारे पास आया है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बट ये हुई कैसे, क्योंकि हमारे पास से स्टार्ट कहीं पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ होगा, उसके बाद बाकी फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो देखो ये जो हमारे पास हेलोजिनेशन इन एल्केन्स सबसे कॉमन रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म में शो करती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो जब हमारे पास एरो के ऊपर फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन दी हो, तब ज़्यादातर फ्री रेडिकल बनने के चांसेस होते हैं। बाकी फ्री रेडिकल कैसे बनता है ये सब हम इंटरमीडिएट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन। क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, क्योंकि इनका बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बॉन्ड वीक होता है, तो फोटोकेमिकल या फिर थर्मल कंडीशन में होमोलिटिकली क्लीव होता है। होमोलिटिकली का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास, है ना। होमोलिटिक क्लीवेज हुई, रेडिकल बन गया। और जब एक बार सिस्टम में रेडिकल बन जाता है तो फिर वो बाकी जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है उसको भी रेडिकल फॉर्मेशन के लिए वो फर्दर कह सकते हो कि इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है। तो सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन। एक बार फ्री रेडिकल बन गए फिर बाकी सिस्टम में भी फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबस्ट्रेट था आपके पास CH4 मीथेन, तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होमोलिटिकली अब क्लीव हो गया। होमोलिटिकली क्लीव हो गया तो एक CH3 रेडिकल बन गया और H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के न्यूट्रल फॉर्म में चला गया HCl। अब ये जो CH3 रेडिकल था आपके पास, इसने फिर दोबारा क्या किया, ये जो Cl2 मॉलिक्यूल था उसमें होमोलिटिक क्लीवेज करवाई, और जब उसमें होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो अब ये CH3 इस क्लोरीन रेडिकल के साथ बना देता है CH3Cl, और दूसरा Cl रेडिकल निकल गया। तो अब एक्चुअल में तो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होनी थी, एक H की जगह एक क्लोरीन आना था, वो हमें मिल चुका है। बट इस रेडिकल ने फर्दर स्टेबलाइज भी होना है, क्योंकि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या रेडिकल मैकेनिज्म से जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें यही देखा जाता है कि मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उन्हें जहाँ कहीं भी कोई और रेडिकल मिलेगा उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट जो हमें मेजर देखने को मिलता है उसी को हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। सो
अब क्या होगा, ये Cl रेडिकल है, फिर ये CH3Cl है, फिर इसमें क्या होगा, कार्बन और आपके पास यहाँ हाइड्रोजन की वो होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा ताकि HCl की फॉर्म में न्यूट्रल होकर निकल सके। यहाँ ClCH2 रेडिकल बन गया। अब ClCH2 ने स्टेबलाइज होना है, फिर वो क्लोरीन को ले लेगा। ऐसे चल रहा है, क्लोरीन फिर आपका हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन फिर हाइड्रोकार्बन, फिर क्लोरीन इसके साथ एक जुड़ गया तो Cl रेडिकल आ गया। अब Cl रेडिकल को स्टेबलाइज होना है तो वो फिर आपके पास हाइड्रोकार्बन को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते ये पूरी चेन तब तक प्रोपेगेट करती है जब तक CCl4 ना बन जाए, कार्बन के पास हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो HCl फिर नहीं बन पाएगा ना फर्दर। दैट्स वाई CCl4 तक ये फर्दर प्रोपेगेट करता ही रहता है। देन थर्ड स्टेप है इसमें चेन टर्मिनेशन का, कि अब चेन को रुकना भी है, ख़त्म भी करना है। तो टर्मिनेट कैसे कर सकती है, जो आपके पास सपोज ऐसे क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल कहीं बन गए, वो कंबाइन करके Cl2 बना सकते हैं न्यूट्रल, या कहीं पे क्लोरीन रेडिकल और आपके पास CH3 रेडिकल है तो ये भी आपस में जुड़ के यहाँ पे CH3Cl बना सकते हैं। ठीक है, ये हैलोजन इस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ सकता है, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि 2 R ग्रुप जो हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करके एक नया एल्केन दे दे। तो जहाँ भी रेडिकल है वो आपस में कंबाइन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे सकते हैं। इस तरीके से ये चेन टर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने हैलोजिनेशन इन एल्केन वाला केस पढ़ा, तो इसमें क्या क्या देखने को मिला, फर्स्ट चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपेगेशन, देन चेन टर्मिनेशन। मतलब कंसेप्ट वही है, सिर्फ यहाँ क्या है कि फ्री रेडिकल आ रहा है, किसी एक फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा फ्री रेडिकल जब उसकी जगह पे आएगा तो उस टाइप के मैकेनिज्म को हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एक और हमारे पास काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल देखा गया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। क्या होता है, जैसे आपके पास RX बॉन्ड है ना, तो उस RX बॉन्ड के ऊपर ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड यूज़ किया जा रहा है, मेटल के साथ हाइड्राइड है, और साथ में AIBN। सो AIBN क्या है, एजा बिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, और ये स्पेशली जाना जाता है रेडिकल इनिशिएशन के लिए, तो इसे हम रेडिकल इनिशिएटर भी कहते हैं। मतलब अगर कहीं पे AIBN आ जाए तो हमें पहचान हो जाती है कि रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है, रेडिकल जनरेट होने वाले हैं, क्योंकि इस AIBN को क्या कहा जाता है, रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, तो रेडिकल इनिशिएशन हमारे पास अगर हो जाती है तो वो कैसे होगी, एक तो RX की होमोलिटिक क्लीवेज होगी और एक मेटल और हाइड्राइड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो वैसे ही सारा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन कराते हुए एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है कि जो R रेडिकल है वो H रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेता है, और जो X रेडिकल है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अल्टीमेटली हमें ध्यान तो अपने उस मैकेनिज्म पे देना है कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है या नहीं, तो उसके लिए आंसर है येस, क्योंकि यहाँ पे X रेडिकल जाएगा और H रेडिकल उसकी जगह आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक सा मैकेनिज्म था किस चीज़ के लिए, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, एक रेडिकल जा रहा है और दूसरा रेडिकल उसकी जगह आ रहा है। सिर्फ पहचानना है कि किन कंडीशंस में हमारे पास रेडिकल फॉर्मेशन होती है और कहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जहाँ sp2 आ जाए या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहाँ पे एडिशन रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ऐसी कंडीशंस हमें एडिशन वाले में, फ्री रेडिकल एडिशन में नहीं मिलती हैं। तो क्लियर है हमारे पास कि कहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट भी किया है। तो जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है और सबस्ट्रेट अगर sp3 टाइप का है, यानी फ्री रेडिकल जहाँ स्टेबल बन रहा है, उस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड देन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे डिस्प्लेस होगा या रिप्लेस होगा। वो करेंगे हम कवर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।